Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Good morning बच्चों, जय हिंद. This is Dr. Gaurav Agrawal, Faculty of English, Major Kalshi classes. जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदा कदा कभी कभी हम आप लोगों के लिए, कभी कभी क्या बल्कि कहूं तो अक्सर हम आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स लेकर आते हैं हर उस कंपटीशन का जो किसी ना किसी तरीके से चैनल बनता है आप लोगों के सपनों को साकार करने का, आपको वर्दी पहनाने का. उसी सीक्वेंस में आज हम लाए हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई के लिए होने वाले पेपर में इंग्लिश के सब्जेक्ट का सैंपल पेपर. ऑल्दो आज की सीरीज में हम इंग्लिश के अलावा रागा को भी कवर करेंगे, मतलब वाई ग्रुप का ये टोटल सैंपल पेपर होगा. बट इंग्लिश जो आती है आप जानते हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई में कॉमन होती है. तो जो इंग्लिश का सैंपल पेपर अभी हम लेकर चल रहे हैं ये ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों ही कॉम्पिटिशंस के लिए सैंपल पेपर होगा आने वाले 2021 में होने वाले एयरफोर्स के एग्जाम के लिए. लिहाजा आते हैं सीधे पेपर पे. देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको कॉमन एरर का सवाल दिया गया है. ये जो कॉमन एरर का सवाल आपके सामने है इसको 4 टुकड़ों में तोड़ के दिया गया है. क्वेश्चन 1 का ये पार्ट ए है, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी हमेशा की तरह नो एरर होता है. यू हैव टू डिसाइड कि कौन से पार्ट में एरर है. सेंटेंस पर ध्यान दीजिए. ही इज वन ऑफ द बॉयज हु नेवर रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स. ही इज वन ऑफ द बॉयज, वो उन लड़कों में से एक है जो कभी सम्मान नहीं करते अपने माता पिता का. ऑल्दो मैंने अब से पहले कई सारे वीडियोस में कहा है, अक्सर कहता हूं वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन इज ऑलवेज प्लूरल. वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन इज ऑलवेज प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर. इसी रूल में एक छोटा सा ट्विस्ट भी आ जाएगा कि जब हम वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन हमारी बच्चों अगर प्लूरल हो गई, जैसे कि बॉयज यहां पर ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है, उसके बाद हु नेवर रेस्पेक्ट नाउन हमारी प्लूरल हो गई. यहां पर अब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे शब्द हमने लगा दिया हु, तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी, लेकिन हु का एक रूल उसके साथ जुड़ जाएगा कि ये जो हु होता है ये नंबर में हमेशा इसके जैसा होगा. बॉयज प्लूरल है तो हु क्या हो गया? प्लूरल हो गया. अब इसके बाद सब कुछ प्लूरल हो जाएगा. हु नेवर रेस्पेक्ट सही है, रेस्पेक्ट में एस लगाने की जरूरत नहीं है. देयर पेरेंट्स, देयर प्लूरल है, सही है, यहां हिज लगाने की जरूरत नहीं है. लिहाजा पहले क्वेश्चन का फाइनल जवाब हमारे पास क्या हुआ? नो एरर. पहले क्वेश्चन का फाइनल जवाब हमारे पास हुआ बच्चों नो एरर. पहले सेंटेंस में कोई गलती नहीं. सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान दें. ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2. आफ्टर अ फ्यू इयर्स, कुछ सालों बाद, द यंग बॉय विल, जो यंग बॉय है मतलब छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है, विल डेवलप, ये डेवलप हो जाएगा इन अ वेरी हैंडसम मैन. कुछ समय बाद ये छोटा लड़का एक बड़ा हैंडसम पुरुष बन जाएगा. ये सेंटेंस है. गलती आपको क्या महसूस होगी? सबसे पहले देखिए, अ फ्यू अगर लिखा है तो अ फ्यू के बाद नाउन प्लूरल होनी चाहिए, प्लूरल है, कोई गलती नहीं. उसके बाद द यंग बॉय विल, इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती. इसके बाद हम यहां पर आते हैं और देखते हैं कि प्रीपोजिशन क्या लगी है. डेवलप के बाद इन अ वेरी हैंडसम मैन. ऑलवेज रिमेंबर, इनटू इज द प्रीपोजिशन ऑफ चेंज. मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, फिजिकल होता है, मेंटल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, फाइनेंशियल होता है, इकोनॉमिकल होता है, व्हाटएवर इज द चेंज. किसी भी नाउन को हम तोड़ दें, बांट दें, काट दें, फोड़ दें, गला दें, पिघला दें, जमा दें, व्हाटएवर चेंज अगर कहीं है तो प्रीपोजिशन बच्चों लगानी पड़ेगी इनटू. लिहाजा डेवलप इन अ वेरी हैंडसम बॉय की जगह क्या करना पड़ेगा? डेवलप इनटू अ वेरी हैंडसम बॉय. क्वेश्चन 2 का सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. चलिए बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 पर आने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर. अब देखें क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लैंक्स के सवाल हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब 3 क्वेश्चन आपके पास हैं ब्लैंक के. ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे सारे मित्र, आर डैश देन आई, मेरे सारे मित्र मुझसे
ओल्डर है, एल्डर है, सीनियर है या मोर ओल्ड है। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का एक क्वेश्चन है। यू हैव टू डिसाइड कि इस सेंटेंस में कौन सी कंपैरेटिव डिग्री सूटेबल होगी। जल्दी जल्दी अपने आंसर सोचिए, तब तक लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले प्राइमा फेसी आप एल्डर डिलीट कर सकते हैं। आप जानते हैं एल्डर का यूज बच्चों ब्लड रिलेटिव्स के लिए, फर्स्ट लेवल के ब्लड रिलेटिव्स के लिए होता है। देन आप सीनियर भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यदि किसी एडजेक्टिव के लास्ट में IOR आए तो उसके साथ टू का यूज किया जाता है। फिर आप मोर ओल्ड भी डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज आप जानते हैं ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर होती है, ना कि मोर ओल्ड। लिहाजा तीन ऑप्शन जब हमने डिलीट कर दिए तो हमारे पास ले देकर एक ऑप्शन बचा, और जो ऑप्शन हमारे पास बचा बच्चों ये ऑप्शन हो गया ओल्डर। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। डैश महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर, ज्यादा महान थे, देन डैश महात्मा गांधी ऑफ इंडिया। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये जो गांधी वाली लाइन है ये एक्चुअली यहीं पर होनी चाहिए थी। उस केस में सेंटेंस होता डैश महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज ग्रेटर देन डैश महात्मा गांधी ऑफ इंडिया। दो ब्लैंक्स हैं, हर ब्लैंक के लिए आर्टिकल का ये सवाल है। आर्टिकल के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यू हैव टू डिसाइड कौन से ब्लैंक में कौन सा आर्टिकल लगेगा। सोचो, जल्दी सोचो, क्या लगेगा? क्या दोनों आर्टिकल खाली रहेंगे? सबसे पहला भाई महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। क्या दोनों ब्लैंक खाली रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। प्रॉपर नाउन के पहले दा का इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन हाईलाइटेड है महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब हम केवल उस महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में कोई काम किया। उनकी कंपैरिजन अब हम कर रहे हैं उस महात्मा गांधी से जिन्होंने हिंदुस्तान में काम किया। लिहाजा दोनों हाईलाइट हो गए, दोनों जगह लगाना पड़ेगा डेफिनेट आर्टिकल दा। ये भी गलत है, क्योंकि इंडिया के महात्मा गांधी से पहले दा का इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब ए का इस्तेमाल नहीं होगा। ये भी गलत है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी से पहले भी आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं होगा। दोनों जगह आपको लगाना पड़ेगा, यहां भी और यहां भी डेफिनेट आर्टिकल दा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में ब्लैंक का सवाल फिर से दिया गया है, और ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है बच्चों। कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का? प्रोनाउन का। इफ ही हिट्स डैश, अगर वो उसे मारता है, he will have to hit me, तो उसे मुझे मारना पड़ेगा। मतलब यहां जिस पर्सन के लिए, चूंकि ये सब फेमिनाइन जेंडर के वर्ड है, तो यहां जिस लड़की के लिए बात हो रही है, अगर वो उसको मारता है तो उसे मुझे मारना पड़ेगा। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब। यहां लगेगा ऑब्जेक्टिव केस का शब्द। ऑब्जेक्टिव केस का हर्ष होता है? नहीं होता जी, ये तो प्रोनाउन होती है। शी होता है? नहीं होता, ये तो सब्जेक्ट होता है। नथिंग बिल्कुल नहीं होगा, कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। ले देकर ऑप्शन क्या बचा? हर बचा। किसी भी एमसीक्यू टेस्ट में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टेस्ट में हमेशा याद रखिए, a lot of times क्वेश्चंस को डिलीट करना इजी होता है। इन द कंपैरिजन ऑफ ऑप्शंस को डिलीट करना इजी होता है, इन द कंपैरिजन ऑफ ऑप्शंस को सेलेक्ट करना। डिलीट कीजिए, काम थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हो पाएगा। इसके बाद आगे चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को जब आप देखते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। सैंपल पेपर में हमने पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक ग्रामर निपटा दी है, उसके बाद बाकी पोर्शन आते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन, दे कुड नॉट स्पीक फ्लुएंट, वो धारा प्रवाह नहीं बोल पाए। दे कुड नॉट स्पीक फ्लुएंट। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से आप जज कर सकते हैं। यहां फ्लुएंट गलत है, एडवर्ब की जरूरत है ना कि एडजेक्टिव की, और एडवर्ब के तौर पे लगाना पड़ेगा फ्लुएंटली। दे कुड नॉट स्पीक फ्लुएंटली, वो धारा प्रवाह तरीके से अपनी बात नहीं कर पाए। इसके अगला जो सवाल है इस पर थोड़ा खास ध्यान दीजिए, ये ज्यादा ब्रेन ट्रीजर है, दिमाग लगाने वाला सवाल है। माय फादर ऑफर्ड मी टी बट आई फोरबेड, पिताजी ने मुझे चाय पीने के लिए कहा बट मैंने डैश कर दिया। मतलब क्लियर है, मना कर दिया।
मना करने के लिए ऑप्शन देखिए, फोरबेड जो शब्द दिया है उसका खुद ही का मतलब होता है मना करना। फोरबेड का खुद ही का मतलब होता है मना करना। उसके बाद डिनाइड, ये भी मना करना, डिक्लाइन, ये भी मना करना, रिफ्यूज, ये भी मना करना, नो इंप्रूवमेंट तो मतलब फोरबेड हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों का मतलब है मना करना। अब आप खुद बताइए कि ये जो मना किया जा रहा है चारों में, इसमें से कौन सा लगेगा या किस आधार पर ये डिसीजन होगा। यहां इन शब्दों की डिक्शनरी डेफिनेशन काम आती है। जब आप डिनाय को देखेंगे तो आपको डिक्शनरी बताएगी टू से नो क्लियरली, मतलब हमने किसी से कहा भाई साहब हमारा ये काम कर दो, उन्होंने कह दिया नहीं करेंगे तो क्या बिगाड़ लोगे, उस सेंस में इस्तेमाल होता है शब्द डिनाय। तो क्या लग पाएगा, कोई पिताजी से ऐसे बात करेगा, नहीं करेगा, इसलिए डिनाय का इस्तेमाल नहीं होगा। फोरबिड बच्चों तब लगाया जाता है टू से नो लीगली, कानून बनाकर किसी चीज के लिए मना किया जाए तो फोरबिड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हेलमेट पहने बिना बाइक मत चलाओ, ये मुख्यमंत्री के बस दिमाग में बात आ गई, उनकी मर्जी है या ये बाकायदा लॉ है, ये बाकायदा लॉ है, रूल है, इसीलिए फोरबिड का इस्तेमाल भी नहीं होगा। पिताजी ने कहा चाय पी लो, हमने मना कर दिया तो क्या पहले कानून बनाना पड़ेगा, भाई वो तो हम अपने मन से मना कर देंगे ना, वो भी नहीं लगेगा। रिफ्यूज देखिए क्यों नहीं लगेगा, रिफ्यूज का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी इतनी बड़ी चीज के लिए मना किया जाए, मना होने के बाद जिससे मना करें उसका दिल टूट जाए। हमने किसी से कहा हमसे शादी कर लो, उसने मना कर दिया, तो हमारा दिल टूटेगा कि नहीं, बिल्कुल टूटेगा। अरे लड़के इसी मामले में तो देवदास बनते हैं जब ना पारो मिली और ना चंद्रमुखी। तो अगर हमने पिताजी से चाय पीने के लिए मना कर दिया तो क्या उनका दिल टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। जब गवर्नमेंट मना कर दे, हमारा मालिक मना कर दे, भगवान मना कर दे, बॉस मना कर दे, पेरेंट्स हमको मना कर दे, टीचर हमको मना कर दे, ऐसे मामले में रिफ्यूज का इस्तेमाल होता है, यहां रिफ्यूज का इस्तेमाल नहीं होगा। तो बच्चों 4 ऑप्शन थे, 4 में से 3 तो हमने डिलीट कर दिए, तो आप समझ ही गए होंगे। ले देकर क्या बचा, डिक्लाइन, टू से नो रेस्पेक्टफुल्ली, मना करना परंतु सम्मान पूर्वक। पिताजी ने कहा बेटा चाय पी लो जी, पी तो लेते, लेकिन बस आधा घंटा पहले माताजी ने 1 गिलास भर के चाय पिला दी, थोड़ा पेट में एसिड बनने लगा, मन नहीं है पीने का बिल्कुल भी, वरना तो चाय पी लेते, इसलिए यहां यूज किया जाएगा डिक्लाइन का। आगे चलो बच्चों, चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन है नंबर ऑफ बॉयज मिसिंग फ्रॉम द क्लास, तो यहां अ नंबर ऑफ बॉयज सब्जेक्ट दिया है। अब मैं हमेशा कहता हूं कि अ नंबर ऑफ के बाद आने वाली नाउन हमेशा होती है प्लूरल। अ नंबर ऑफ के बाद आने वाली नाउन हमेशा होती है प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा होगी प्लूरल। अ नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। ए देखकर डाउट हो जाता है सिंगुलर होने का, लेकिन डाउट नहीं होने देना है, याद रखना है अ नंबर ऑफ के बाद सब कुछ प्लूरल, तो मतलब क्या हेल्पिंग वर्ब हो गई, आर, नेचुरल सी बात है। 8वें सवाल का जवाब हुआ हमारे पास ए फॉर एप्पल, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये हैं सिनोनिम के सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये हमारे पास सवाल हैं सिनोनिम के। सिनोनिम के सवाल में पहला शब्द है बच्चों एब्ज्यूर। एब्ज्यूर का मतलब होता है रिनाउंस अपॉन ओथ, कसम खाकर कुछ छोड़ देना। धूम्रपान करते हुए पिताजी ने देख लिया, कहा कि बेटा चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दूंगा, वरना तो सिगरेट छोड़ दे। मैंने छोड़ दी, मतलब मैंने सिगरेट को क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। मैंने सिगरेट को क्या कर दिया, एब्ज्यूर कर दिया। तो एब्ज्यूर का सिनोनिम क्या हुआ, गिव अप हुआ, पहला ऑप्शन। उसके बाद बिज़ायर, बिज़ायर का मतलब होता है फंटास्टिक, थोड़ा अजीब सा, थोड़ा वंडरफुल, थोड़ा आश्चर्यजनक टाइप का। तो यहां बिज़ायर हमारे पास क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या बैठेगा, वंडरफुल। ना वेरी गुड, ना वेरी बैड, ना अननोन। अननोन माने जो पता ही ना हो, वंडरफुल माने आश्चर्यचकित करने वाला, थोड़ा दूर का है सिनोनिम, लेकिन दिए गए ऑप्शन में से वही परफेक्ट है। उसके बाद एप्रोप्रिएट एंटोनिम देखो बच्चों। अब एंटोनिम की जहां तक बात है
जो सवाल आपको दिया गया है वो है कोहेसिव। कोहेसिव मतलब सीओ से जो भी शब्द शुरू होता है थोड़ा साझा का भाव देता है, इकट्ठा करने का भाव देता है। तो जब इकट्ठा करने का भाव देगा, एंटोनिम बताना है। तो म्यूचुअल मतलब पारस्परिक, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लोनली मतलब अकेला, थोड़ा हो सकता है एंटोनिम। डिस्ट्रीब्यूटिव, यही पक्का आंसर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटने वाला। डिक्लाइन मतलब अभी पीछे आ चुका है पिताजी की चाय वाले सवाल में, डिक्लाइन बताया था ना, उसका मतलब होता है सम्मान पूर्वक मना करना। तो यहां हमारे पास क्या उत्तर हो गया बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव इज आवर आंसर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा आंसर हो गया। अब क्या हुआ, 11 सवाल हम लोग देख चुके हैं। और देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है एंटोनिम का ही शब्द होगा, क्योंकि 11th एंटोनिम का था एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस का मतलब होता है तेज, तेज रफ्तार वाला। तेज रफ्तार से एक्यूरेट होने वाले काम को एक्सपीडिशियस कहते हैं। एक्सप्रेस से याद रखो, जैसे तेज रेलगाड़ी जो चलती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस। तो ईएक्स से आप याद रखिए, एक्सपीडिशियस का मतलब तेज रफ्तार वाला। रैपिड हो जाएगा इसका सिनोनिम, रैपिड हो जाएगा एक्सपीडियस का सिनोनिम। हमें एंटोनिम देखना है, तो एंटोनिम क्या होगा? स्लो होगा। उसके बाद रिपेंट और अटोन एक जैसे शब्द हैं, इन दोनों का कोई लेना देना है ही नहीं। ये दोनों आपस में सिनोनिम है, एक अलग बात है, लेकिन एक्सपीडिशियस का रिपेंट या अटोन से कुछ भी लेना देना हमारे पास नहीं है। चलो बच्चों, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। फाइंड आउट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। हम एक ऐसे सवाल पर आ गए हैं जिसमें हमको एक रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड मतलब स्पेलिंग एरर का सवाल है, और हमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को छांटना है। भाई पहला है रेन। रेन मतलब बारिश। ये बारिश वाला रेन नहीं है, ये घोड़े की लगाम वाला रेन है। NEIGH नहीं, देखने में गलत लग रहा होगा, सही है। होमवर्क दे रहा हूं, इसका मीनिंग ढूंढ लेना डिक्शनरी में। नीदर, स्पेलिंग NINE सही है, जो है वो सही है। ले देखिए विकल्प क्या बचा? नीस। इसी की स्पेलिंग गलत है। नीस मतलब भाई भतीजे, मतलब भाई भतीजे नहीं, खाली भतीजा भतीजी, उसके लिए लगता है नीस। तो यहां पर हम नीस का इस्तेमाल करेंगे। बहन के बच्चों को नीस कह दिया जाता है, भाई भतीजा नहीं बच्चों, ये भांजा भांजी होता है। क्योंकि भाई के बच्चों को हम क्या कहते हैं? भतीजा भतीजी, और बहन के बच्चों को भांजा भांजी। तो बहन के बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है बेटा नीस। आगे चलते हैं। पैसिव वॉइस हमको बताना है दिए गए सेंटेंस का। तो बच्चों जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस को देखेंगे, वहां पर जो दिया गया क्वेश्चन है, प्लीज हेल्प द डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन मतलब जो थोड़ा गरीब लोग, वंचित लोग होते हैं, उनको कहते हैं डाउन ट्रोडन। प्लीज हेल्प द डाउन ट्रोडन। अब देखिए पहला ऑप्शन, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द डाउन ट्रोडन, हो सकता है इंपेरेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस ऐसे बन जाता है। द डाउन ट्रोडन वुड बी हेल्प्ड, सेंटेंस तो सही है, लेकिन ये इसका पैसिव नहीं है जो पूछा गया है। द डाउन ट्रोडन शुड बी हेल्प्ड बाय यू, ये भी आंसर सही हो सकता है, लेकिन फाइनली तो इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। अभी तो सी भी सही है, ए भी सही है, लेकिन प्राइमा फेसी ऐसे सेंटेंसेस में आपको इसको ऑप्शन चूज करना है, ये आपका एक सही जवाब होगा। सेकंड ऑप्शन कम एप्रोप्रिएट है, मतलब थर्ड ऑप्शन, ये एक सही क्वेश्चन नहीं होगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 15 पर आओ। नरेशन का सवाल आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जानते हैं, 2 या 3 सवाल नरेशन और वॉइस के मिलाकर आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, इन पर फोकस करना चाहिए। वॉचमैन चिल्लाया कि द थीव्स हैव ब्रोकन इनटू द हाउस। ब्रेक इनटू फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है सेंध लगाना, दरवाजा दीवार आदि तोड़कर घर में चोरी की नीयत से दाखिल होना। इनटू द हाउस एंड स्टोलन अवे ऑल द प्रॉपर्टी, कि कुछ लोग चोरी करके घर में घुसे और सारी प्रॉपर्टी चुरा के ले गए। ये बात वॉचमैन ने चिल्लाते हुए कही। अब देखिए, द वॉचमैन क्राइड दैट द थीव्स हैड ब्रोकन इनटू द हाउस एंड स्टोलन अवे ऑल द प्रॉपर्टी। जो पहला ऑप्शन है उसमें यदि आप परिवर्तन देखेंगे, पहले ऑप्शन के परिवर्तन के तौर पर तो हैव को चेंज कर दिया गया हैड में, ये तो करना ही था, कोई बात ही नहीं है। एक बार बाकी ऑप्शन भी देखिए, यहां क्राइड को चेंज कर दिया गया टोल्ड में, जबकि पहले ऑप्शन में क्या था? क्राइड को क्राइड ही छोड़ दिया गया था।
क्राइड का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो क्राइड की जगह टोल्ड लगाने की जरूरत नहीं है। That the thieves had broken into the house and stolen away all the property, मतलब केवल टोल्ड का करेक्शन इसमें कर दिया है फर्स्ट और सेकंड में। थर्ड देखिए, the watchman cried that the thieves have, अब यहां इसके टेंस को ही चेंज नहीं किया गया है, तो जो वेरी क्लियर है कि ये तो एक गलत ऑप्शन हो ही गया। फोर्थ देखिए, cried that the thieves have, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो जब टेंस का ही परिवर्तन नहीं होगा जबकि बाहर वाला कथन जो है वो पास्ट है, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। अब क्या है, चूंकि क्राइड का ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको भी टोल्ड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लिहाजा ये भी हमारे पास गलत हो जाता है। और सही ऑप्शन अब अगर हम देखें तो सही ऑप्शन हमारे पास बच्चों सेट हो चुका है और वो है ए। ये हमारा सही जवाब है नरेशन का। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि अब आगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक पैसेज है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस पर आने से पहले आप लोग ये पैसेज पढ़ें जरूर। पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा क्वेश्चंस कम समझ में आएंगे। वीडियो को पॉज करके पैसेज आसानी से पढ़ लीजिएगा। मैं फिलहाल मीनिंग बताते हुए एक्सप्लेन कर रहा हूं। The first of the political cause of war itself, जो युद्ध होते हैं उनका जो राजनीतिक कारण है वो क्या है, सेल्फ, व्यक्ति का स्वार्थ, व्यक्ति का खुद का होना, युद्धों का होना उसका एक कारण है। Many wars have been fought, बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं। Among other reasons, अन्य कारणों से भी, for the sake of seizing some strategical valuable piece, sake of seizing, sake मतलब भले के लिए, seizing मतलब कब्जा लेना, छीन लेना, some strategically valuable, strategically रणनीतिक तौर पर, valuable का मतलब कीमती, piece of territory, territory मतलब क्षेत्र, रणनीतिक तौर पर कोई महत्वपूर्ण जमीन हो उसको कब्जा करने के लिए भी युद्ध होते हैं। और in order to secure a natural frontier, या तो एक नेचुरल, एक प्राकृतिक सीमा को कब्जा लेना। नेचुरल फ्रंटियर मतलब जिसका ये मतलब हुआ कि एक ऐसी फ्रंटियर हो, सीमा हो, फ्रंटियर माने सीमा, जहां से आसान हो डिफेंड करना, अपनी सुरक्षा करना आसान हो, फ्रॉम विच, जहां से इट इज इजी टू लॉन्च अटैक्स अपॉन वंस नेबर्स, अपने पड़ोसियों पर आसानी से हमला किया जा सके। भाई आप जानते हैं कारगिल हुआ, हमारे 500-550 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन हमने कारगिल जीत पर हासिल जरूर करी। कारगिल पर क्यों? क्योंकि वो जो कारगिल चोटी थी वो बड़ी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हमारे पास थी। उसके बाद लॉन्च अटैक्स अपॉन वंस नेबर्स, आसानी से हमला कर सके। प्योरली मिलिट्री एडवांटेजेस आर ऑलमोस्ट एज हाईली प्रेज्ड बाय द रूलर्स, केवल प्योरली सैनिक लाभ, प्योरली मिलिट्री एडवांटेजेस, शुद्ध सैनिक लाभ किसी भी सरकार के द्वारा उतने ही महत्वपूर्ण बताए जाते हैं जितने की महत्वपूर्ण क्या होते हैं, इकोनॉमिक एडवांटेजेस, माने आर्थिक लाभ सैन्य लाभों के बराबर आ जाते हैं। जो पोजीशन होता है आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, वो अपने आप में एक कारण है वॉर पर जाने का, युद्ध पर जाने का। मतलब जो कब्जा है सेना के तीनों विंग्स का वो अपने आप में एक कारण है। हमको अब अपने बलों को इस्तेमाल करना चाहिए, हमको अपनी सेनाओं को इस्तेमाल करना चाहिए। सो रन्स द मिलिट्रिस्ट आर्गुमेंट, जो मिलिट्रिस्ट लोग होते हैं, सैन्यवादी, जिनका कहना होता है कि सेना ही अच्छा विकल्प है, ये उनका तर्क होता है। उसके बाद इन ऑर्डर, इस दृष्टिकोण से, दैट कि वी मे बी इन अ पोजीशन टू यूज देम टू बेटर इफेक्ट नेक्स्ट टाइम, हमें अपनी सेना को इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम उनको अगली बार और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ये हमारा पैसेज हो गया। वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, पूरा पैसेज पढ़ लीजिएगा। मैं फोकस से हट गया हूं, पैसेज आपके सामने है, यहीं पॉज करके पूरे पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। Why have wars been fought? जो युद्ध हैं वो क्यों लड़े गए हैं? To use weapons and make room for fresh purchase, मतलब नए हथियारों को खरीदने के लिए जगह पैदा हो, इसलिए ये कोई विकल्प नहीं है, पैसेज में नहीं दिया गया है। Because people want to show neighbors that they are strong, ये कारण हो सकता है पड़ोसियों को दिखाना कि हम मजबूत हैं, लेकिन पैसेज में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। To capture some areas of another countries which are of strategic importance, यही सही जवाब है। यही सही जवाब इसलिए है क्योंकि ये पैसेज में दिया गया है।
आप पैसेज की सेकंड लाइन को देखेंगे तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो पैसेज की पहली लाइन पर आपको मतलब दूसरी लाइन पर आपको पहले सवाल का जवाब मिल जाएगा। बच्चों वीडियो को रिवाइंड करके पैसेज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो अगले सवाल हैं वो अगले पेज पर है। तो लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज ऑन द नेक्स्ट पेज। और सेकंड पेज क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट डज अ नेचुरल फ्रंटियर मीन। अभी जो पैसेज में पीछे आया था नेचुरल फ्रंटियर, उससे आपका मतलब क्या है। एक बार फिर से जब आप पैसेज को देखेंगे नेचुरल फ्रंटियर के मतलब को समझने के लिए, तब आप ये बात देख पाएंगे कि नेचुरल फ्रंटियर के लिए जो बात थी, देखो बच्चों जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में देख रहे थे कि नेचुरल फ्रंटियर की बात हो रही थी। अब देखिए यहां नेचुरल फ्रंटियर कहां दिया गया है। नेचुरल फ्रंटियर जो कहता है कि एक ऐसा फ्रंटियर जहां से हम दूसरे पर हमला आसानी से कर सकें और खुद की रक्षा भी आसानी से कर सकें, ऐसी पोजीशन को क्या नाम दिया गया, नेचुरल फ्रंटियर इसको नाम दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखिए नेचुरल फ्रंटियर का मतलब एन एरिया ऑन द बॉर्डर फ्रॉम वेयर यू कैन कीप वॉच एंड अटैक योर एनिमी, यही सही जवाब होना चाहिए। क्योंकि पड़ोसी कभी कभी कुचेष्टा करते हैं, जबरदस्ती बीच में इंटरप्ट करने आ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में नेचुरल फ्रंटियर की बात हुई। अभी हमने देखा कि नेचुरल फ्रंटियर से राइटर का मतलब क्या था। उसके अकॉर्डिंग अभी तो पहला ऑप्शन सही है, सम प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ कंट्री हैविंग ब्यूटीफुल नेचुरल सीन। इस प्रकार की कोई बात ही नहीं है, किसी नेचुरल ब्यूटी की बात नहीं हो रही, तो ये भी गलत है। बॉर्डर लाइन दैट हैज बीन नेचुरली चोजन बाय टू नेबरिंग कंट्रीज, ऐसी भी कोई चर्चा नहीं है। सडन गिफ्ट ऑफ लैंड, पूरे पैसेज में युद्ध की बात हो रही है, गिफ्ट की नहीं हो रही। ले देकर ऑप्शन क्या बचा, पहला ऑप्शन बचा, वही हमारा सही जवाब है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज के हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। तीसरे और अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सी चीज करेक्ट है, मिलिट्री एडवांटेजेस एंड इकोनॉमिक एडवांटेजेस। राइटर ने पीछे सैन्य लाभ आर्थिक लाभ की तुलना की थी। उसने कहा था कि मिलिट्री एडवांटेजेस मतलब प्योरली मिलिट्री एडवांटेजेस आर एज इंपॉर्टेंट एज इकोनॉमिक एडवांटेजेस। Are the same for a country, may or may not be same, but the rulers make them appear to be the same. यही है right choice, क्योंकि राइटर ने ऐसा ही कहा। Are completely different for a country से कोई लेना देना है ही नहीं, against each other इससे भी लेना देना नहीं है, वैसे भी हमारा जवाब हमको मिल चुका है, लिहाजा हमें अगले क्वेश्चन पर आ जाना चाहिए। और अगले क्वेश्चन के लिए केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं। आपको एक सेंटेंस 2-3 टुकड़ों में दिया गया है, जिसमें आपको एक सही सीक्वेंस का निर्माण करना है। इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म, किसी भी फिल्म का जो प्रभाव होता है, ये हो गया सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। सेंटेंस अगर एक्टिव होगा तो ये सब्जेक्ट हो गया, पैसिव होगा तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। जो भी हो गया इसके बाद वो ऑप्शन आएगा जिसमें लगेगी हेल्पिंग वर्ब। 4 ऑप्शन में से हेल्पिंग वर्ब किसमें है, इसमें है। तो पहला कौन सा पार्ट लगेगा, इज जज्ड बाय। सेंटेंस देखिए, इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म इज जज्ड बाय। जज्ड बाय किससे, इट्स अ थीम एंड इट्स रिलेशन टू द ऑडियंस। मतलब 1 2 3 4 मैंने लिख दिया है, सही सीक्वेंस बनाइए। सबसे पहले लगेगा एस, सबसे पहले एस केवल ए में मौजूद है, यही हो गया सही जवाब। पूरे सेंटेंस को पढ़िए, द इफेक्टिवनेस ऑफ फिल्म इज जज्ड बाय। किसी भी फिल्म का जो प्रभाव होता है वो इस आधार पर जज किया जाता है कि उसकी थीम क्या है, थीम के बाद थीम का रिलेशन क्या है ऑडियंस की नीड से, दर्शकों की जरूरत से। तो केवल एक क्वेश्चन सैंपल पेपर का हमारे पास बचा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आपके इस पेपर में, सैंपल पेपर में कितने मार्क्स मिले, कितने आपके सही हैं, कितने आपके गलत हैं। हालांकि इसी वीडियो में बने रहिएगा एकदम अंत तक, क्योंकि अभी अर्थमेटिक, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चंस के भी सैंपल पेपर इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप जानते ही हैं मार्च में आपका एग्जाम है। अपनी तैयारियों को बेहतरीन और सफल अंजाम देने के लिए आज ही संपर्क करें मेजर कल्ची क्लासेस में, जहां आपको ऑनलाइन क्लासेस से लेकर ऑफलाइन क्लासेस तक, पब्लिकेशन मतलब किताबों से लेकर ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम तक की फैसिलिटीज मौजूद हैं। कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए। देखिए 20वां सवाल, इट इज वेल नोन। वेल नोन क्या है, इट इज वेल नोन, ये बात वेल नोन है, सब लोग जानते हैं दैट कि
इट इज वेल नोन दैट, ये सब बात सब लोग जानते हैं। अब देखिए PQRS, वेल नोन दैट ऑन चिल्ड्रन यहां से शुरू होगा, नहीं होगा, मतलब P से अगर शुरू करेंगे तो कोई सेंस ही उसकी नहीं बैठेगी, तो पहला ऑप्शन हम डिलीट कर सकते हैं। इट इज वेल नोन दैट ऑन चिल्ड्रन से बात नहीं चलेगी। इट इज वेल नोन दैट, उसके बाद ऑफ सिनेमा से भी बात नहीं बन पाएगी, मतलब Q से भी हमारा सेंटेंस शुरू नहीं होगा। इट इज वेल नोन दैट इज वेरी बैड, नहीं, सब्जेक्ट के रूप में अगर हम कुछ ले सकते हैं तो केवल S ले सकते हैं, मतलब सही ऑप्शन हमारा SQPR हो गया। अब एक बार पूरे सेंटेंस को पढ़ लेना चाहिए। इट इज वेल नोन दैट S, इट इज वेल नोन दैट द इफेक्ट ऑफ सिनेमा, ये बात सर्वविदित है कि जो सिनेमा का प्रभाव है ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पर, इज वेरी बैड। अरे भाई बच्चे आजकल बिगड़ रहे हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं? मिर्जापुर जैसी फिल्में आएंगे तो क्या होगा? खैर, मैं मिर्जापुर की बुराई नहीं कर रहा। आगे देखिए, 20वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है, सही आंसर हमको मिल गया SQPR। तो बच्चों जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। अभी आपको अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके के क्वेश्चंस के सैंपल पेपर भी मिलेंगे। सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए, सफल होइए। मेरी तरफ से जय हिंद। नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों, मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का मेजर कलसी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र में, आज के इस जो है क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं रागा में जो रीजनिंग और अर्थमेटिक का सेक्शन होता है बेटा, वहाँ से हम 23 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है बेटा वो आपके एग्जाम के पैटर्न पर ही है पूरी तरह से, है ना। और हम बेहतर तरीके से बहुत ही जो है एक प्लान फॉर्म में, प्लान वे में हम आपको चीज़ें को जो है पूरे 23 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप इस पूरे वीडियो को लगातार देखते रहिए, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा हम पहले अर्थमेटिक की बात करते हैं। यहाँ से देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इनकम ऑफ अ मैन इज ₹2400 एंड ही सेव्स ₹600, फाइंड द एक्सपेंडिचर परसेंटेज। मेरे भाई ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा जो है ध्यान से समझें तो यहाँ से एक बात समझ आ रही है कि एक आदमी जो है 2400 रुपये कमाता है, 600 रुपये की बचत करता है, उसकी आय का कितने प्रतिशत खर्च हो जाता है? तो यार 600 रुपये खर्च करता है तो 1800 रुपये बचाता होगा। कितना बचाता होगा? 1800 बचाता है। तो ये जो 1800 बचाता है, ये 2400 का कितना परसेंट है? इसको निकालने के लिए आप कहेंगे 1800 डिवाइड बाई 2400 और मल्टीप्लाई बाई 100%, है ना बच्चा। अब यहाँ से 2 जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, 6 से भाग देंगे 6 × 18, 624। मेरे भाई 4 से भाग देंगे 25 आएगा और आपका आंसर हो जाएगा कितना? 75%। सीधी सी बात है, खर्च प्रतिशत निकालना है। खर्च प्रतिशत निकालना है आय से कंपेयर करके। तो खर्च आपका है 1800 रुपया, तो 1800 2400 का कितना परसेंट होगा? दिस इज द प्रॉपर मेथड टू सॉल्व द परसेंटेज, टू मेक परसेंटेज, है ना। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, यहाँ से देखिए चीज़ों को समझिए आप। बढ़िया क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एक गाय को 10 मीटर भुजाओं वाले एक समत्रिभुजाकार मैदान में चरने के लिए 7 मीटर लंबी रस्सी से इसके एक शीर्ष भाग पर बांध दिया गया है। वह क्षेत्रफल जितने पर गाय चर सकती है वह क्या होगी? पहले आप इसका डायग्राम देख लें, बाकी सवाल तो बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, मतलब थोड़े से ही आपको आंसर कर देना है। ये आपका जो है समत्रिभुजाकार यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया जा रहा है 10 है ना। और यहाँ पे मान लीजिए अगर गाय बांधी गई है, तो गाय जो बांधी गई है वो रस्सी की लंबाई है 7। वो रस्सी की लंबाई कितना है बेटा? वो रस्सी की लंबाई है 7 मीटर। अब आप समझिए, अगर गाय इस रस्सी से बांधी गई है तो यहाँ पर गाय होगी और ये इस एरिया को चर सकती है, इस एरिया को चर सकती है, यानी आपको इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। मेरे भाई अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका क्या है, ये त्रिभुज जो है, वृत्त में जो वृत्तखंड होता है मेरे भाई,
जो वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो रहा है यहाँ से, क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक कोण यहाँ पे 60 डिग्री होगा। आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक कोण बेटा 60 डिग्री का होता है। अगर मैं बात करूं इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल की, तो मेरे भाई क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। ये हम कब करते हैं, थीटा अपन 360 डिग्री, जब हम वृत्तखंड का निकालते हैं ना। तो मेरे भाई पाई की वैल्यू होगी 22/7 22/7 इंटू आर की वैल्यू बेटा देखो यही 7 होगा, यही 7 होगा, क्योंकि अगर यहाँ से आप वृत्त बनाना चाहें तो इस तरह से आप वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए मैं आपको पूरा नहीं खींच रहा हूँ, यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पाई का मान हो जाएगा बेटा 7 और आर का मान हो जाएगा 7, है ना, मल्टीप्लाई बाई थीटा वैल्यू बेटा 60 डिग्री, 60 डिवाइडेड बाई 360 360। अब आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं आराम से, ये हो जाएगा 6, 7 से 7 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करिए 3 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा मेरे भाई। 11 में 7 को मल्टीप्लाई करोगे 77/3 स्क्वायर मीटर। ये वो है एरिया होगा जिसे गाय चर सकती है। इस त्रिभुजाकार मैदान का 77/3 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है मेरे भाई, वह गाय चर सकती है यदि गाय को 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाए किसी भी कोने पर, चाहे आप इस कोने पे बांधे, चाहे इस कोने पे, चाहे इस कोने पे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि लेट m and n be the two whole numbers if m to the power n is equal to 25, the value of n to the power m is, यानी कि m और n दो पूर्ण संख्याएं हैं। यदि m to the power n बराबर 25 है मेरे भाई, अगर m के पावर में n बराबर 25 है और आपसे पूछा जा रहा है n के पावर में m, तो बेटा इसका मान आप तभी निकाल सकते हो मेरे भाई, इसका मान आप तभी निकाल सकते हो जब n और m की वैल्यू डिफाइन हो। तो यहाँ से आप बहुत इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं। LHS और RHS का कंपेयर करिए, तो बेटा ये जो 25 है ना, इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो 5 की पावर में 2 लिख दें और या फिर 25 की पावर में हम 1 लिख दें। समझ पा रहे हैं आप? ये दो तरीका है 25 को लिखने का पावर के फॉर्म में। बेटा अगर मैं यहाँ से कंपेयर कराऊंगा तो m की वैल्यू जब 5 लूंगा तो n की वैल्यू मुझे 2 लेनी पड़ेगी, और जब m की वैल्यू मैं 25 लूंगा तो n की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ से इस वाले केस में सॉल्व करूँ तो मैं लिखूंगा 2 के पावर में 5, 2 के पावर में 5, तो बेटा ये हो जाएगा 32। लेकिन अगर इस वाले केस में मैं सॉल्व करूंगा मेरे भाई तो n की वैल्यू 1 होगी और 1 की पावर में m की वैल्यू है 25, तो 1 to the power 25 दैट इज 1। मेरे भाई ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। अगर ऑप्शन आपका 1 होगा तो आपका आंसर 1 होगा, अगर ऑप्शन में 32 होगा तो आपका आंसर 32 होगा। तो मेरे भाई आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो डी होगा, दैट इज 32। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसी तरह से इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को लेके आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता चला जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा ये आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो मेरे भाई देखिए कह रहा है इफ ए बी सी डी एंड ई आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स देन फाइंड देयर एवरेज। यानी कि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत आपको निकालना है। तो मेरे भाई जो क्रमागत संख्याएं जो होती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं जो होती हैं वे अर्थमेटिक सीरीज बनाती हैं, वे अर्थमेटिक सीरीज बनाती हैं, समांतर श्रेणी बनाती हैं। तो समांतर श्रेणी का औसत मेरे भाई बीच में होता है, ये बात याद रखिएगा। दुनिया का कोई भी समांतर श्रेणी अगर मिल जाए, अगर उसका औसत निकालना है तो बीच में होता है। तो बच्चा ध्यान से देखिएगा, अगर ए बी सी डी और ई की बात करें तो ये 5 संख्याएं हैं जो कि विषम संख्याएं, वो भी लगातार संख्याएं हैं। क्रमागत मतलब लगातार होता है बच्चा। तो बेटा बीच में औसत होगा, तो बीच में औसत कौन सा हो जाएगा? ये सी नंबर है बीच में, यानी कि सी आपका औसत हो जाएगा। अब ऑप्शन में सी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं भी ऑप्शन में सी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सी को हम देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर देखें तो सी को रिलेट कर रहा है ए के साथ। ए के साथ बेटा, तो अगर ये ए होगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? a+2 हो जाएगी, क्योंकि किन्हीं भी दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। और अगर बेटा बात हम सी की करें तो ये a+2+2 हो जाएगा, यानी कि जो सी की वैल्यू आएगी वो a+ क्या आएगी? 4 आएगी। ये आप बिल्कुल जो है ट्रिकी अप्रोच से आप चीज़ों को डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं a+4। लेकिन अगर इसी को मेरे भाई अगर मैं थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करूं तो आइए देखते हैं क्या होगा। अगर थोड़ा सा बेसिक इस पे आने की कोशिश करोगे, बेटा ये 5 संख्याएं हैं a + b + c + d और +
5 संख्याओं का योगफल कर दीजिए और 5 से भाग दे दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अब यहाँ से समझिए मेरी बात, अगर a को मैं मान लूँ x, अगर a को मैं मान लूँ x, पहली संख्या में मान लिया, विषम संख्या यहाँ पे क्या है, x है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी मेरे भाई x + 2, तीसरी संख्या हो जाएगी x + 4, और चौथी संख्या हो जाएगी x + 6, और पांचवी संख्या हो जाएगी x + 8 डिवाइडेड बाई 5। मेरे भाई जब इसे मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 5x और प्लस 4 2 6 6 12 12 8 20 और डिवाइडेड बाई कितना 5। तो जब मैं यहाँ पे 5 कॉमन ले लूंगा, बाहर 5 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा x + 4 और डिवाइडेड बाई कितना 5, 5 से 5 कटेगा, आपका यहाँ पे औसत आ रहा है x + 5। x क्या है, सॉरी x + 4 आ रहा है मेरे भाई, x + 4 आ रहा है। x क्या ले रहे हो, a की वैल्यू आपने लिया x, तो यानी कि इसका आंसर होगा a + 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से आपने देखा। बाकी ट्रिकी अप्रोच बेटा, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, कॉन्सेप्ट है कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो बीच में होता है। कहाँ होता है, बीच में होता है। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 है तो 5 है तो बीच में एक ही संख्या आएगी, डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर 6 संख्याएं हैं, मान लीजिए a b c d e और f, 6 संख्याएं दे दे, तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन बेटा बीच में 2 नंबर्स आते हैं, और बीच में 2 नंबर्स आते हैं तो इनके बीच में जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। तो इनके बीच में जो नंबर होंगे वे होंगे c + d/2, यानी इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दोगे तो बीच का नंबर आ जाएगा। बाकी अब जैसा ऑप्शन रहता है वैसे मैच चला लेना। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई, a + 4। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर ध्यान से देखें आप, तो यहाँ से आपको ये बात समझ आ रही है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट का, है ना। तो मैं आपको दोनों तरह से चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रिकी भी बता रहा हूँ, बेसिक से। देखो बेटा, बेसिक से लगाने का समय हमारे एग्जाम में रहता नहीं है, आप जानते हैं। वहाँ पे हमें समय बचाने की बात होती है। जितना जल्दी हम क्वेश्चन को कर पाते हैं उतना ही हमारे लिए बेहतर होता है, उतना ही हम टाइम रीजनिंग वाले पोर्शन में लगा सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग के जो नॉन वर्बल के सेक्शन जैसे सीरीज वगैरह के क्वेश्चन होते हैं वे थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो उसी की वजह से मेरिट इस बार की बहुत कम गई है ना। तो ये आप समझिए इस बात को। तो कहीं ना कहीं जहाँ से भी समय बच सके वहाँ से समय बचाने की कोशिश करिए और उस समय को सही जगह पे यूटिलाइज करिए। तो आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया थी, उसने इसका एक भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर तथा शेष 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दे दिया दूसरे को। एक वर्ष पश्चात उसे 92 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि 5% ब्याज पर वो कितना रुपया उधार दिया था, तो पहले तो मैं बेसिक से आपको बता देना चाहता हूं, मेथड 1 देख लो और फिर मैं आपको ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा बेटा। बहुत ही कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यार, अगर यहाँ से 2000 को मैं दो भाग में बांट दूं, एक x हो जाए और एक हो जाए 2000 माइनस x। पहले मैं बेसिक से बताऊंगा फिर अप्रोच बताऊंगा बेटा, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ x और 2000 माइनस x की, तो अगर x को मैं 5% पे डिवाइड करूं तो x का 5% आप निकाल लीजिए। एक ही साल है ना, या एक मिनट मल्टीप्लाई होगा बेटा, यहाँ पे x का 5% निकाल लीजिए, है ना। या फिर मूलधन पूरे दर पूरे समय बटे 100, समय चूंकि एक है इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप समझ सकते हैं। ये प्लस ये x रुपया पर ब्याज मिला 5% के हिसाब से, और जो बेटा 2000 माइनस x है इस पर 4% का ब्याज मिलेगा एक साल का, तो 4/100 कर देना। अब ये दोनों पैसा मिला करके मेरे भाई हो जाएगा 92 रुपया। कितना हो जाएगा, 92 रुपया हो जाएगा। x का मान निकाल लो आपका आंसर आ जाएगा, x का मान निकाल लो आपका आंसर आ जाएगा। आइए मैं बात करता हूँ मेथड नंबर 2 से, जो कि आपका ट्रिकी अप्रोच है, जहां से कि चीजें हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती हैं। तो अगर मैं बात करूं इस तरह के कभी भी अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि कोई भी अमाउंट है उसको 2 भागों में बांट करके कुछ को x और y% पे अगर उसको उधार दे दिया जाता है साधारण ब्याज की दर से, और उसके बाद पूरे वर्ष के दौरान 1 वर्ष 2 वर्ष जितना भी समय है उसके दौरान अगर कुछ पैसा आपको उधार ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो इस प्रकार से आपको यह बहुत निकालना बहुत आसान होता है कि दोनों अलग अलग जो रेट पर आप पैसा दिए हैं कितना दिए हैं। तो आइए ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप दोनों को यहाँ पे लिख दिया करिए 5 और 4, जो 5% है इसको यहाँ लिखिए, 4% है इसको।
अब उसके बाद ये जो 92 रुपए है ना मेरे भाई, इस 92 रुपए को आप 2000 का कितना परसेंट है, ये औसत प्रतिशत ब्याज निकालना है आपको, औसत प्रतिशत। ये आपका थोड़े अमाउंट पर है, ये उसके बाद बचे हुए अमाउंट पर है, ये प्रतिशत ब्याज है। लेकिन अगर 92 रुपए को मैं प्रतिशत ब्याज 2000 का बनाऊं तो औसत ब्याज निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा? औसत ब्याज। तब आप कहोगे सर 92 रुपया 2000 का कितना परसेंट है? तो बेसिकली अगर आप इसे कैलकुलेट करो तो बहुत सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से देखो काटोगे तो 4.6 आएगा। कितना आएगा? 4.6 आएगा। तो इन दोनों का क्या है बेटा? क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर दो। यहाँ पे आएगा 0.6, यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई? 0.4 आएगा। जब इन दोनों का आप रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो आएगा 3 रेशियो में कितना? 3 रेशियो में कितना आएगा? 2 आएगा। जब आप 3 रेशियो में 2 निकाल लेंगे तो कहने का मतलब है कि 5% वाला 3 भाग रहा होगा तो 4% वाला 2 भाग रहा होगा। दोनों मिला दोगे 5 भाग। अगर 5 भाग बराबर 2000 है मेरे भाई, 5 भाग बराबर 2000 है तो 1 भाग बराबर हो जाएगा 400। 1 भाग बराबर 400 तो 3 भाग बराबर हो जाएगा 1200। यानी आपके प्रश्न का सही उत्तर है 1200 रुपए, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बेटा ये ट्रिकी अप्रोच यहाँ से आप लगा सकते हैं। बाकी बेसिक से मैंने मेथड से बात किया था, वहाँ से भी आप चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, यहाँ से देखिए कह रहा है कि यदि a/b प्लस b/a इज इक्वल टू 1 हो तो a³ प्लस b³ का मान होगा। अब यार ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन को देख करके चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए कि किस वे में मुझे कंटिन्यू करना है, किस वे में मुझे आगे बढ़ना है ना। तो अब समझो a³ प्लस b³, अब यहाँ पे इसका मान पूछा है तो बेटा इसका मान निकालने के हमारे पास 2 तरीका, या तो a और b का मान पता चल जाए, हम डायरेक्ट वैल्यू रख करके आंसर निकालेंगे। दूसरा तरीका क्या है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला? एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab। समझ रहे हैं ना? यहाँ से देख रहे हैं, अगर इनमें से कुछ ऐसा जादू हो जाए, कि कहानी बन जाए, तो ज्यादातर ऐसे सवालों में बेटा क्या होता है कि ये वाला भाग या ये वाला भाग 0 हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या कहानी है। अब ये जो गिवन है बेटा, इसी के माध्यम से हम इस क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। तो अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मेरे भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा a² प्लस b² बराबर में ab। बोलो होगा कि नहीं होगा? ab नीचे है, ये यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a² प्लस b²। यहाँ से अगर इस ab को मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं लेके आऊँ a² प्लस b² माइनस ab और बराबर हो जाएगा 0। आप समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब बेटा इसका मान 0 हो जाएगा तो a प्लस b को 0 के साथ गुणा करोगे तो पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा। यानी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आइए हम बात करते हैं आगे। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है बेटा? HCF निकालना है। HCF ऑफ 48, 144 एंड 476, यानी कि 48, 144 और 476 का आपको HCF निकालना है। मेरे भाई HCF क्या होता है? HCF आपका होता है कि जो तीनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन हो, है ना। तो तीनों में कॉमन क्या है मेरे भाई? अब ये चीजें आप तभी समझ पाएंगे जब आपका नंबर्स के साथ खेलना, नंबर्स के साथ उठना बैठना हो। यानी नंबर्स को अगर आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना जानते होंगे तब तो देख करके समझ जाएंगे, वरना आपको तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। बेटा कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों को भाग विधि से किया करो, यानी कि 144 में आप 48 का भाग दे दीजिए। आप देख पा रहे हैं कि 3 बार जाएगा और ये पूरी तरह से क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं बात करूं 48 की, तो ये आपका अंतिम भाजक है, यानी कि भागफल चला गया, पूरी तरह से कट गया। अब इसी 48 का भाग करेंगे आप इसमें 476 में। 476 में अगर मैं फिर से 48 का भाग करूं तो बेटा आप देखो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा। आप इसे देखें क्या ये आपका जो है कितनी बार जाएगा, इसे आप देखिए यहाँ से समझिए। 476 है, तो 476 है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं तो 9 बार देखूं तो क्या 9 बार जाएगा? ये 9 बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 9 8 72, 9 8 72 है ना, 9 8 72। अब उसके बाद हम बात करेंगे 9 चौक 36, 36 और 7 कितना होगा? 36 और 7 होगा भाई 43 होगा। यहाँ से आप देंगे 4, यहाँ से आप देंगे 4 और ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए, अच्छा ये देखो थोड़ा मिस्टेक है,
ये 476 नहीं, ये देखो 432 है, तभी मैं कह रहा हूँ। यहाँ से समझो भैया, ये देखो इंग्लिश वाले में थोड़ा सा इसको हटाओ, करेक्शन करो। ये देखो देख रहे हैं बच्चों, 48 है, 144 है और कितना है 432 है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। तो चलो कोई बात नहीं है, 48 और 144। तो बेटा सबसे पहले क्या करना, जो सबसे छोटी संख्या होगा उसका उससे भाग देना उससे बड़ी वाली संख्या में। तो हमने यहाँ पे भाग दिया, आपका यहाँ पे देखो अंतिम भाजक 48 आया। अब इसके बाद अब अगर पूरी तरह से कट गया, अब जो वाला अंतिम में जो भाजक बना रहेगा उसी भाजक से और उसके बाद वाले नंबर पे भाग देना, यानी 432 पे भाग दो मेरे भाई, 432 में भाग दे दो आप किसका, 48 का। अब देखो यहाँ से 9 बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 9 8 72, 9 चौक 36, 36 और 7 43, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से आपका पूरी तरह से ये नंबर कट जा रहा है। तो जब 48 इसे भी विभाजित कर दे रहा है, इसे भी विभाजित कर दे रहा है, खुद को भी विभाजित कर रहा है, मतलब कि 38 ही इस संख्या का क्या होगा, इस संख्याओं का क्या होगा, मासा होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें, एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है, जीप की चाल बताना है। मेरे भाई चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, 180 किलोमीटर दूरी है डिवाइड बाय समय, समय 4 घंटे 30 मिनट है। यार 4 घंटे 30 मिनट को 4 से 1/3 घंटा लिख सकते हैं, 4 से 1/2 लिख सकते हैं। 4 घंटे 30 मिनट को 4 से 1/2 घंटे लिख सकते हैं, और इसे मैं लिख सकता हूँ 9/2 घंटे। तो 9/2 घंटे से मैं भाग दे दूं तो ऊपर किलोमीटर है, नीचे घंटे हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर आपका आएगा। तब जब 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 180 गुणा में 2 डिवाइड बाई 9, 9 से भाग देंगे 9 गुना 18 और ये हो जाएगा 20 गुना 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का सही उत्तर होगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात कर दूं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, यहाँ से देखिए रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है बेटे, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। अर्थमेटिक के 8 क्वेश्चन हमने उठाए थे, जो कि आपने देखे आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल हूबहू इसी तरह के कॉन्सेप्ट, इसी तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, लेवल बिल्कुल सेम होता है। अब उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आप खुद ही देखिए, गेस करिए, और सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इन्होंने कितना स्कोर किया है ना। चलो बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखो यहाँ से आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिल रहा है आपको, किसका मिल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में क्या है। यदि दिल्ली को CD KGH की तरह कूट किया जाए तो इंडिया को किस प्रकार कूट करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए मेरे भाई यहाँ से इनका रिलेशन इसके साथ निकालना पड़ेगा। जो रिलेशन यहाँ पर मिलेगा वही रिलेशन आप इंडिया यानी इस वर्ड के साथ आप करेंगे। तो बेटा D का देखो C जा रहा है तो -1 करना पड़ रहा है, E से बेटा D जा रहा है तो -1 करना पड़ रहा है, L से बेटा K जा रहा है तो -1, H से G -1, I से H -1, यानी कि हर लेटर में -1 करना पड़ रहा है। तो मेरे भाई अगर इंडिया वर्ड है, अगर इंडिया वर्ड है तो इंडिया में, अगर इंडिया वर्ड है तो यहाँ पे सभी में अगर मैं -1 करूंगा तो मेरे भाई I में अगर मैं -1 करूंगा तो H आएगा, N में मैं -1 करूंगा मेरे भाई M आएगा, है ना, और D में -1 करूंगा तो C आएगा, I में -1 करूंगा तो H आएगा, A में -1 करूंगा Z आएगा। हालांकि पूरा करने की जरूरत आपको नहीं होती है, ऑप्शन को ध्यान में देखते रहिए तो शायद पहले ही लेटर से आपका आंसर आ जाता है, इतना करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम में करिएगा तो ऑप्शन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल पहले ही लेटर से हमारा आंसर मिल गया था, यहाँ पे पूरा करने की कोई जरूरत नहीं थी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न में। बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी देखिए आपका जो है उसी का क्वेश्चन है ना, कोडिंग डिकोडिंग का। तो आइए इसको भी देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्या रिलेशन है इसमें। यदि बॉडी BODY को कूट का कूट DQFA हो तो माइट का कूट क्या होगा। तो B है बेटा, यहाँ पे D है, तो मेरे भाई यहाँ से साफ साफ समझ आ रहा है +2 हो रहा है। ये आपका O है, यहाँ पे Q है, यहाँ भी क्लियर कट समझ आ रहा है +2 हो रहा है। D है, यहाँ पे F है, यहाँ भी क्लियर कट समझ आ रहा है +2 है। Y से A पर आ रहा है बेटा, यहाँ भी क्लियर कट समझ आ रहा है +2 हो रहा है। मेरे भाई माइट वाले शब्द के जितने भी लेटर हैं सभी में मैं क्या करूँगा, +1 कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो M में अगर +2 करूँगा O आएगा, I में +2 करूँगा तो बेटा K आएगा, G में अगर +2 करूँगा तो
आई आएगा, एच में अगर +2 करूंगा जे आएगा, टी में अगर +2 करूंगा भी आएगा। ओके आई जे भी मेरे प्यारे बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। समझ पा रहे हैं आप? बेहतरीन तरीके से आप देखिए चीज़ों को और अपने क्वेश्चन को जो है कोशिश करिए कि आप खुद लगाएं और खुद ही आंसर करें, देखें कि कितना आपका सही जा रहा है। इस चीज़ को आप जरूर जो है ऑब्जर्व करेगा। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यार क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखने से पता चल रहा है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो हमें एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। जो पैटर्न मिलेगा उसी पैटर्न के हिसाब से हम नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। मेरे भाई 3, 5, 7, नेक्स्ट नंबर होगा 9, 9 का स्क्वायर होगा 81 और 81 शुड बी द करेक्ट आंसर। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो देखिए क्या कहानी है इसमें। एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे हैं, अच्छा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। देखते हैं क्या कहानी इसमें। एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार कराता है, यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता का पुत्र है। कह रहा है कि यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता का पुत्र है। तो लड़के का उस व्यक्ति के से क्या संबंध होगा। हालांकि इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत बच्चे डायरेक्ट इमेजिन करके अपने ऊपर रिलेट करके और डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। अगर आप ऐसा कर पाने में सक्षम हो तो करिए, और नहीं तो मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ से रिलेशन कैसे बनाया जाएगा मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं कि कैसे डायग्राम बनाया जाएगा। तो लड़के के लिए यानी कि जो है जो मेल होंगे, मेल कैंडिडेट के लिए मैं ट्रायंगल का यूज करूंगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं सर्कल यूज करूंगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। और सेम जनरेशन के लिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करूंगा और डिफरेंट जनरेशन के लिए मैं वर्टिकल लाइन यूज करूंगा। बेटा ये बात ध्यान दीजिएगा। और सेम जनरेशन में अगर जो है ब्रदर एंड सिस्टर होंगे तो सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, और हस्बैंड वाइफ होंगे तो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। बस इतनी सी बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा, बाकी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो क्या कह रहा है, यह लड़का मेरी पत्नी, अब देखो यहां से शुरू करते हैं, मेरी से शुरू करते हैं, मेरी पत्नी के बेटी के पिता, मेरी पत्नी ये मैं हो जाऊंगा यानी कि व्यक्ति हो जाएगा मेरे भाई, ये व्यक्ति हो जाएगा। मेरी पत्नी, उनकी पत्नी जी बना दीजिए, इनकी पत्नी की बेटी, ये है बेटी, बेटी के पिता ये हो गए बेटी के पिता का पुत्र यानी कि इसी का पुत्र हो जाएगा, है ना। का पुत्र है, कौन है, यह लड़का, यानी कि ये जो पुत्र है मेरे भाई ये लड़का है। ये कौन है, लड़का है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, लड़का और व्यक्ति दो आदमी दिया है यहाँ पे, तो बेटा जिसके साथ का लगा रहेगा ना वही आपको उत्तर करना है, वही आपको आंसर करना है। यानी का लड़के के साथ लगा है, ये वाला का मत देख लीजिएगा, ये देखिएगा रिलेशन वाला का देखिएगा। तो बेटा का इसके साथ लगा है तो यह पुत्र होगा और यह आपका क्या होगा, पिता होगा। लेकिन आपको का वाला आंसर करना है तो पुत्र आपका आंसर हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सन हो जाएगा। बाकी इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दें, जहां हाउ जिसके नजदीक होगा वही आंसर करना है। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू दिस मैन, तो बॉय के नजदीक है हाउ, तो आपका आंसर होगा बॉय। तो बॉय क्या है, सन है। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी सन। क्लियर है बच्चों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए आप, दो महिलाएं और दो पुरुष ताश खेल रहे हैं और एक मैच के उत्तर, अच्छा ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है बच्चा, तो जरा ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया से समझो इसको, मजेदार क्वेश्चन है। दो महिलाएं और दो पुरुष ताश खेल रहे हैं और एक मेज के उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में बैठे हैं। किसी भी महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है, अगर ये डायरेक्शन में बैठे लोग तो बेटा ये नॉर्थ यानी उत्तर हो जाएगा। जरूर जाने तो मैं लिखूंगा नहीं, बस आप इतना अंडरस्टूड रखो, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी भी महिला का मुख पूरब की ओर नहीं होगा, महिला का मुख, कोई भी महिला होगी।
एक दूसरे के सम्मुख बैठे व्यक्ति एक लिंग के नहीं है, एक लिंग के नहीं है, यानी द पर्सन फेसिंग ईच अदर आर डिफरेंट जेंडर, यानी अलग अलग, यानी कि अगर यहाँ पे महिला बैठेगी तो यहाँ पे पुरुष बैठेगा, यहाँ पे पुरुष यहाँ महिला तो यहाँ पुरुष, यहाँ पुरुष तो यहाँ महिला, यहाँ महिला और यहाँ महिला नहीं बैठ सकती, यहाँ पुरुष और यहाँ पुरुष, समझ रहे ना मेरी बात। तो आइए देखते हैं। अब कह रहे हैं कि महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है, तो भैया पूरब यहाँ पर है, तो महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है, तो जो यहाँ बैठेगा उसी का तो मुख पूरब की तरफ होगा, यानी यहाँ महिला नहीं बैठ सकती। जब बेटा यहाँ महिला नहीं बैठ सकती तो यही तो महिला बैठेगी ना, यही तो महिला बैठेगी ना। महिला को मैं वुमन बोलूंगा, मैं विमन बोलूंगा, मैं डब्ल्यू लिखूंगा। जब बेटा महिला इधर बैठेगी तो नो डाउट इधर मेन बैठेगा, इधर मेल बैठेगा, इधर वुमन बैठेगी, है ना। अब आगे देखिए, एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है, मेरे भाई अगर एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है तो यहाँ पर मेल बैठेगा, तभी तो इसका मुख जो है दक्षिण की ओर, यही तो देखेगा इधर। अब इसका मतलब इधर विमन हो जाएगी। अब आपका आंसर देखिए, महिलाओं का मुख किन दिशाओं की ओर है, महिलाओं का मुख किन दिशाओं की ओर है। यार एक तो महिला ये होगी जिसका मुख इस डायरेक्शन में है, इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा वेस्ट, इधर क्या हो जाएगा वेस्ट। और एक महिला यहाँ पे है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर ये आपका करेक्ट आंसर है, नॉर्थ एंड वेस्ट ये आपका करेक्ट आंसर। ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, क्वेश्चन अच्छा है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस काफी कंफ्यूजन होते हैं, कभी कभी डायरेक्शन में गड़बड़ी हो जाती है, जल्दबाजी के चक्कर में हमारे आते हुए क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं गलत हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अच्छा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यार क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है ना। एज फॉलोअर इज रिलेटेड टू लीडर इन द सेम वे सोल्जर्स इज रिलेटेड टू, जिस तरह से फॉलोअर यानी अनुयायी नेता के लिए जो है रिलेशन बनाते हैं, सेम वही चीज सैनिक किसके लिए रिलेशन बनाएंगे, तो सैनिक बेटा कप्तान के साथ रिलेशन बनाएंगे। यानी कि अनुयायी जो होते हैं नेता के पीछे पीछे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, जो वो उनके आदर्श होते हैं वो उनके कर्तव्यों पर जो है चलते हैं, सेम काम वही करते हैं। सैनिक भी बेटा जो कप्तान ऑर्डर देते हैं, जो कप्तान कहते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। तो यानी कि आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा डी हो जाएगा कप्तान। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो देखिए यहाँ से समझिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑप्शन, देखिए विच ऑप्शन गिवन बिलो इज करेक्ट टू शो द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स। विच ऑप्शन गिवन बिलो इज करेक्ट टू shows the proper sequence of the words, proper sequence of the words। बेटा इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है। जब भी प्रॉपर सीक्वेंस बनाने के लिए क्वेश्चन आपको मिले तो पहले तो दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि इनका जो ऑर्डर बनेगा, जो सीक्वेंस बनेगा, वो या तो लो से हाई बनेगा या लो टू या हाई टू लो बनेगा। तो बेटा या तो नीचे से ऊपर, मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, यही होना चाहिए सीक्वेंस बनाने का तरीका। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोबेशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, तो सीधी सी बात है मेरे भाई, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट आता है। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट होता है किसी भी वैकेंसी के लिए, किसी भी जॉब के लिए। फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हो, यानी कि पहले नंबर पे 5 हो जाएगा, पहले नंबर पे 5 हो जाएगा एंड आफ्टर दैट 6 हो जाएगा। जब बेटा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि इसके बाद आपका हो जाएगा 2। जब बेटा इंटरव्यू आप दे लेते हो, उसके बाद क्लियर कर लेते हो, तब आपका सिलेक्शन होता है, यानी इसके बाद आएगा 3। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बेटा आपका अपॉइंटमेंट होता है, यानी इसके बाद आएगा 4। जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो मेरे भाई प्रोबेशन पीरियड के लिए आपको रखा जाता है। हर कंपनी का अलग अलग रूल होता है, गवर्नमेंट जॉब का अलग अलग रूल होता है, हर जॉब के लिए, हर रेजिग्नेशन के लिए, हर डेजिग्नेशन के लिए। तो किसी का 1 साल का होता है, किसी का 2 साल का होता है, किसी का 6 महीने का होता है। तो प्रोबेशन सबसे लास्ट में होता है। प्रोबेशन का क्या चक्कर होता है, प्रोबेशन पीरियड में अगर आपके साथ कोई अनियमितता पाई गई तो आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब है। तो मेरे भाई 5 यहाँ पे 1 आएगा, 5 6 2 3 4 1, 5 6 2 3 4 1। आई थिंक सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। सो बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी आंसर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16, तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन महाराष्ट्रस एशियंस एंड इंडियंस। यार
वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किया कैसे जाता है ध्यान से समझिए। जहां पे बेटा 100% रिलेशनशिप आपका पॉसिबिलिटी बने वो आपको कंप्लीट ओवरलैप करता है, कंप्लीट ओवरलैप करता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी कि जितने भी इंडियंस होंगे वे सभी के सभी एशियंस होंगे, सभी एशिया में रहते होंगे, है ना। इंडियंस एशिया के अंदर ही तो आता है बेटा। इंडिया कंट्री है, एशिया क्या है कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया एक कंट्री है। तो जितने भी इंडियंस हैं वे सभी एशियंस तो जरूर कहलाएंगे। और महाराष्ट्र बेटा इंडिया के अंदर आता है, तो जितने महाराष्ट्रियन होंगे वे सभी इंडियंस तो जरूर कहलाएंगे। यानी 100% ओवरलैपिंग की बात हो रही है, 100% ओवरलैपिंग, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। अगर ये महाराष्ट्रियन होगा तो ये इंडियंस इसको ओवरलैप करेंगे, इसी के अंदर इंडिया के ही अंदर तो महाराष्ट्रियन होंगे ना, और ये पूरे इंडियन जितने होंगे ये बेटा एशियन के अंतर्गत होंगे, एशिया के अंदर आएंगे। तो ये आपका डायग्राम परफेक्ट डायग्राम है according to these three words, just like Maharashtrians, Asians and Indians. So guys, your correct answer should be C. So I hope you all will understand very clearly. So मेरे सभी प्यारे बच्चों, आज की क्लास जो है यहाँ पे आपने देखा क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके बाद अभी और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, 23 क्वेश्चन तक हम लोगों को डिस्कस करना है। सो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मेरे भाई, देखो कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर्स, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। यानी यार मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, हालांकि ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, बस क्या है कि आपको वो पैटर्न पकड़ना होता है जो एग्जामिनर आपसे चाहता है। जैसे कि इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बेटा ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसको हम तभी निकाल पाएंगे जब हम ये जो गिवन हमारा जो है इसमें मैं सेटिंग बैठा हूँ, सिस्टम सेट करूँ कि कैसे ये चीज़ें आई हैं। या तो आपका रो वाइज होगा या तो ये कॉलम वाइज होगा। तो बेटा अगर यहाँ से मैं देखूँ तो शायद रिलेशन आप साफ देख पा रहे हैं, 16 2 एंड 16 3 है ना, फिर 13 2 एंड 13 3। तो मेरे भाई 12 2 24 एंड 12 3 36। सो योर आंसर शुड बी सेकंड ऑप्शन, 36 शुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ से 36 आंसर आएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो देखिए ये नॉन वर्बल यहाँ से स्टार्ट हो गया है, नॉन वर्बल के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बेटा आप देखेंगे तो ये सीरीज के क्वेश्चन है। देखो ये सीरीज के क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में इस बार काफ़ी जो है अच्छे सवाल पूछे गए थे सीरीज में, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी क्वेश्चन नहीं कर पाए, अटेम्प्ट अच्छा खासा नहीं कर पाए और मेरिट डाउन चली गई। तो रीजनिंग का जो ये सीरीज वाला सेक्शन था इसी के चक्कर में इस बार की मेरिट 29.25 पर आई है। तो आइए हम बात करते हैं सीरीज के क्वेश्चन। तो सीरीज के क्वेश्चन करते कैसे हैं। सो बेटा ये जो क्वेश्चन फिगर आपको दिया रहता है ना, ये आपको यहाँ से स्टडी करना होता है और यहाँ पे आपको एक पैटर्न फॉलो करना होता है। आप देखते हैं कि ऐसा क्या पैटर्न है जिसकी वजह से ये डायग्राम्स बनते चले जा रहे हैं, और जब आप ये पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो उसी पैटर्न के आधार पे जो लास्ट वाला डायग्राम होता है उसी से वही पैटर्न अप्लाई करके नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं, और यही नेक्स्ट डायग्राम आपके ऑप्शन में पड़ा होता है, कोई ना कोई एक आपका आंसर होता है। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें पैटर्न अप्लाई किया गया है। सारे स्टार्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ये सब स्टार बनाए गए हैं 2 ट्रायंगल्स को मिला के। बेटा अगर पहले डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे स्टार बनाया गया है, बट यहाँ पे एक छोटी सी लाइन जो है वो मिसिंग है। यहाँ पे बात करें बेटा, यहाँ पे 2 लाइन मिसिंग है, देखो एक ये और एक ये 2, और फिर आगे फिर 1 लाइन मिसिंग है। यानी पहले 1 था मिसिंग, फिर 2 मिसिंग हुआ, फिर 1 मिसिंग हुआ, फिर अगेन 2 मिसिंग हुआ, फिर अगेन 1 मिसिंग। अब इसके बाद बेटा 2 लाइन मिसिंग होगी, इसके बाद क्या होगी 2 लाइन मिसिंग होगी। देखो पैटर्न पकड़ में आ गया। तो इसके बाद अगर 2 लाइन मिसिंग होगी मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए 1 मिसिंग ये है, 1 मिसिंग ये है, 2, बाकी सब में देखिए 1 2 3 है, यहाँ पे केवल 1 है, यहाँ भी केवल 1 है। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भाई, ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं बार बार कहता हूँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के सोचेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली आंसर दे जाएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे, बहुत ज़्यादा डीप में सोचने की कोशिश करोगे तो हौच पौच हो जाएगा, आपका माइंड अलग से प्रेशर में आएगा और क्वेश्चन कहीं न कहीं आप गलत वे में लेके चले जाओगे, टाइम भी वेस्ट होगा, क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आएगा और जल्दबाजी में हड़बड़ी में आप गलत आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए बेटा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचिए, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही जाइएगा एग्जामिनेशन में। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो पाएगा, है ना।
तो ये एक प्रकार का गेम है। ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा वहाँ पे आप बल्लेबाजी करके आओगे, उतना ही बेस्ट आप वहाँ पे 6 और 4 आप जो है लगा के आओगे। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इट इज आल्सो बेस्ड अपॉन सीरीज। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं सीरीज के। तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो इस चीज को देखो, आप समझो, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर्व लाइन की बात करूँ, यहाँ पे देखिए कर्व लाइन बनाई गई है, सभी जितनी भी है कर्व लाइन बनाई गई है ना। तो बेटा ये देखो जो है यहाँ पे एक सिंगल लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 लाइन है, यहाँ पे देखो 2 2 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखो बेटा 2 2 4 2 6 है, यहाँ पे क्या है 2 1 3 3 2 5 5 2 7। पहले तो आप यहाँ पे ये देखो नंबर ऑफ लाइंस की बात करूँ मैं, बेटा एक से पहले दूसरे में जब हम गए हैं तो 2 इंक्रीज हुआ है, फिर जब थर्ड में गए हैं तो 1 इंक्रीज हुआ है, अगेन मैं फोर्थ में गया हूँ तो 2 इंक्रीज हुआ है, अगेन मैं फिफ्थ में गया हूँ तो 1 इंक्रीज हुआ है। मेरे भाई अगेन अगर 6 में जाएंगे तो +2 इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ कर्व लाइन 9 होनी चाहिए। तो 9 कहाँ है? 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे नहीं होगा। 3 2 5 2 7 दोनों, हाँ ये हो सकता है। 3 2 5 2 7 2 ये भी हो सकता है। 3 2 5 2 7 1 8 ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। अब हम बात करेंगे बी और सी की। तो यार यहाँ पे कुछ तो गेम है, अब उसको आपको पकड़ना है, दिमाग से खेलना है आपको। बेटा अगर ये वाली लाइन की मैं बात करूं, इस वाले डायग्राम में मैं अगर आऊं तो मैं एक चीज देख रहा हूं कि ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर जा रही है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जा रही है। और उसके बाद मैं जहां पे यहाँ पे इस पहले वाले में तो यहीं पर है ना बेटा, तो मैं सिर्फ यहीं तक देखूंगा, इससे मुझे नहीं मतलब है, मैं केवल यहीं पे देखूंगा। तो ये 90 डिग्री मूव कर गई। अब इन दोनों में देखो 2 जगह पे है, अब आगे मैं देखूंगा तो इन दोनों स्थान को देखूंगा, अगेन 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गई है। तो यही पैटर्न मैं यहाँ से फॉलो कराऊंगा और अपना आंसर निकालूंगा। तो यार यहाँ पे देखो वेरिएशन केवल इन दोनों में है, इन दोनों के डायरेक्शन में वेरिएशन है। तो क्यों ना हम इसी कॉर्नर वाला चेक कर लें। तो बेटा अगर हम इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएं तो शायद मेरे हिसाब से तो यही वाला डायरेक्शन होना चाहिए। बोलो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर आपको लगता है ये वाला डायरेक्शन होगा मेरे भाई, तो आपका आंसर बी होगा। आप देख लीजिए, आप इस चीज से सहमत भी होंगे, आपका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, योर करेक्ट आंसर शुड बी बी ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19। तो आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो बेटा जब क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, तो ये भी देखो एक सीरीज का ये क्वेश्चन है। यहां से क्या है भैया, यहां से देखो एक ये एरो है और एक ये देखो गदा की तरह है ना। तो देखते हैं क्या चक्कर है इनका, क्या डायरेक्शन है। समझो मेरी बात को यहाँ से ध्यान से देखो। तो बेटा यहाँ से अगर ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, तो अगर इस गदा वाले पोर्शन को अगर ऑब्जर्व करो बेटा, सर्कल जो बनाया गया इसको अगर ऑब्जर्व करोगे, तो देखो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। और जब हम यहाँ से इस वाले डायग्राम में आते हैं तो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, वो भी 45 डिग्री, देख रहे हो ना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। यहाँ से यहाँ पर आओगे, फिर से देखो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, स्ट्रेट हो गया, अगेन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगेन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे भाई अगर दोबारा जो है हम 45 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये इस तरह का डायरेक्शन होगा, इस तरह का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह के डायरेक्शन में अगर देखें तो एक तो यहाँ पर बना है और एक यहाँ पर बना है। अब समस्या यहाँ पे ये है कि इस वाले में दोनों के दोनों क्या है, सर्कल वाले ही हैं, जबकि एक एरो वाला है और एक सर्कल वाला है मेरे भाई। तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। वैसे आप एरो वाले को भी देख लीजिए, उसका भी मूवमेंट चल रहा है, तो यही आंसर आपको मिल करके आएगा। लेकिन हमने एक सही आंसर निकाल लिया तो मुझे दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेटा बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ से है, किस पे बेस्ड है, आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। इन एवरी क्वेश्चन गिवन बिलो देयर इज 1 क्वेश्चन फिगर एंड 4 आंसर फिगर। चूज सच अ फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर इन विच द मिरर इमेज की बात कर रहा है मेरे भाई, मिरर इमेज की बात कर रहा है। सो मिरर इमेज में देखो क्या खास बात होता है बच्चों, ध्यान से समझो। मिरर इमेज में जो भी डायग्राम्स आपका होगा उसमें जो लेफ्ट वाला पोर्शन होगा वो राइट में आएगा, और जो राइट वाला पोर्शन होगा बेटा वो लेफ्ट में आएगा, इस बात का ध्यान देना। लेकिन वाटर इमेज में इसका जस्ट अपोजिट। वाटर इमेज में क्या होता है, अप वाला पोर्शन डाउन में आ जाएगा और डाउन वाला पोर्शन अप में चला जाएगा। तो मिरर इमेज में अप और डाउन से मतलब नहीं है बेटा, यहाँ पे लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है। आइए देखते हैं।
तो सबसे पहले अगर ये यस हमारा राइट में है बेटा तो ये सबसे पहले लेफ्ट में आएगा, और ये पी अगर हमारा बेटा लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा। ये कहाँ कहाँ पे है, देखो यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं मिला, यानी हटा दो इसे। यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिला, इसको भी हटा दो। अब फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन की बात करें तो बेटा जब ये आपका चेंज होगा, जब ये P यहाँ पर आएगा तो बेटा P का भी डायरेक्शन चेंज होगा। P का ये जो मुंह निकला है बेटा ये राइट साइड में ना, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, यानी ये इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। और यस का बेटा जो इस तरह का डायरेक्शन है यह भी आपका इस तरह का हो जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आप बी वाले ऑप्शन में देखें तो यस और पी एक्चुअल वाला यस और पी है, जो कि वास्तव में आपका अल्फाबेट में होना चाहिए, जो होता है, जो कि यहाँ पे दिया है, यानी इसका मिरर इमेज नहीं बनाया है, इसने केवल जो लेटर है उसको लेफ्ट राइट कर दिया है, बट इनका मिरर इमेज नहीं निकाला है। तो मेरे भाई यह भी आंसर नहीं होगा और पूरी तरह से ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर लो और चाहो तो 1 by 1 का आप मिरर इमेज बना करके मैच करा लो कौन सा आंसर सही होगा। क्लियर है बच्चों? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तो क्या है क्वेश्चन नंबर 22? ऑफ कोर्स देखने से ही पता चल रहा है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन है। देखो यहाँ से जो पेपर फोल्डिंग और कटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई उसको समझो। ये जो आपके डॉटेड वाले लाइन बने हैं ना, ये क्या है, ये आपका जो है यानी कि यहाँ से मोड़ा जा रहा है और इसको एरो बना है अंदर की तरफ ना, तो ये अंदर की तरफ इसको मोड़ दिया जा रहा है, यानी यहाँ से भी अंदर मोड़ा गया और बाहर ऊपर से भी अंदर मोड़ा गया है। अब देखिए जब ये यहाँ से यहाँ तक मुड़ गया है, यहाँ से यहाँ तक मुड़ गया है, इतना हो गया है, इतना इतना हो गया है। अब क्या किया जा रहा है, अगेन आप यहाँ से फिर से मोड़ रहे हैं, बीचों बीच मोड़ रहे हैं। जब बीचों बीच मोड़ जाते हैं तो बेटा इस तरह का डायग्राम बनता है, इस तरह का डायग्राम। और जब इस तरह का डायग्राम बनता है तो यहाँ छोटा सा कटिंग कर दिया जाता है, छोटा सा सर्कल। अब इसको ओपन किया जाएगा और जब ओपन करोगे तो निम्न में से कौन सा डायग्राम दिखाई पड़ेगा जब आप इसको ओपन करोगे। तो बेटा एक बात समझ लो, जैसे जैसे इसको फोल्ड किए हो वैसे ही वैसे इसको ओपन करना। तो हमने देखो यहाँ पे आपको ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे लाया था, तो ये बेटा फिर से ऊपर जाएगा। जब फिर से ऊपर जाएगा तो एक सर्कल यहाँ बनेगा, एक सर्कल यहाँ बनेगा। अब देखो यहाँ से ये वाले पोर्शन को आप अंदर लाए थे, अब इसको जब बाहर की ओर ओपन करोगे तो यही सर्कल एक यहाँ भी बन जाएगा, और ये वाला जो हमने पोर्शन अंदर ले गए थे इसको जब बेटा बाहर करोगे एक सर्कल यहाँ भी बन जाएगा। यानी कि 4 सर्कल यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए, और 4 सर्कल अगर मैं गेस करूँ तो सी वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है, सी वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23 की, तो देखो बेटा ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो है रागा में रीजनिंग एंड अरिथमेटिक के सेक्शन का। तो बेटा ये देखो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड। मेरे भाई एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है ये। एम्बेडेड फिगर होता क्या है, एम्बेडेड फिगर का मतलब ये होता है कि जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है, ये 4 में से किसी एक ऑप्शन में छिपा हुआ है, छिपा हुआ है। आपको ढूंढ करके उसे निकालना है कि कौन से डायग्राम में ये छिपा हुआ है। तो डायग्राम देखो आपका ये है, ये डायग्राम है, ये पहले ये W है और फिर यहाँ से M है ना, यानी समझो ये M है, ये ऐसे M है और ये ऐसे W है, ऐसे ये M और W को मिला दिया गया है। तो बेटा ये कहाँ पे मिल रहा है, तो देखो जरा देखने से पता चल गया कि ये आपका पहले वाले सेकंड वाले ऑप्शन मिल रहा है, और W बना दीजिए, ये देखिए W बन गया, देख रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से ये समझ आई होंगी। आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया होगा। तो सभी बच्चे वीडियो के कमेंट में अपने अपने मार्क्स, अपने अपने स्कोर जरूर कमेंट करें कि कितने बच्चों ने कितने मार्क्स अटेंड किए हैं, ठीक है। सो आगे भी हम लोग इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर कैडेट्स टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अभी आपके सामने इंग्लिश का पेपर आया था और गौरव सर ने आपको सारी चीज़ें बताई, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए, कैसे टैकल किया जाए। और मैं अब बात करने जा रहा हूँ जो उसके अंतर्गत, रागा के अंतर्गत जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट आता उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर आप ये समझिए, जो मैं पेपर यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ डियर कैडेट्स, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं या इससे रिलेटेड इसी प्रकार के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो
मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी बच्चे के थ्रू हमें मिले हैं, प्रीवियस ईयर के पूरे कंटेंट्स को लेकर के समराइज करने के बाद उन्हीं आधार पे मैंने जीके का ये सैंपल पेपर जनरल अवेयरनेस का तैयार किया। और मेरा पूरा प्रयास होगा और मेरी पूरी टीम का प्रयास यही होगा कि आपकी सफलता में एक जो इनिशियल योगदान है वो हमारा परिवार, मेजर कलसी परिवार दे पाए। और हमारे सारे फैकल्टीज जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स के हैं, सब ने अपना अपना बेस्ट और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उससे एनालिसिस करने के बाद ही ये सैंपल पेपर तैयार किया। होपफुली मैं आशा करता हूं आपसे ये और उम्मीद भी कर सकता हूं कि आप इस पेपर को अच्छे से देखेंगे, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। और इसमें किसी प्रकार की सजेशंस आप चाहते हैं अगर फर्दर इंप्रूवमेंट्स, तो जरूर अपनी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। मैं अभिषेक द्विवेदी आइए आपके साथ चलता हूं और आगे इस प्रश्न को सॉल्व करने की एक प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाता हूं। जनरल नॉलेज वाई ग्रुप के एग्जाम की मैं बात करूं तो रागा के अंतर्गत जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, डियर क्लास, अगर मैं बात करूंगा क्वेश्चंस की, मैं बात करूंगा तो पहली बात तो आप सबको पता है कि ये रागा के अंतर्गत आता है और कुछ इस प्रकार के हमारे डाउट सेशंस, डाउट काउंटर हमारी कोचिंग का ये है। और यहाँ पे अगर ऑफलाइन ऑनलाइन मोड आप दोनों के थ्रू जुड़ सकते हैं डियर क्लास। आगे मैं फर्दर अगर मैं बात करूं तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक सैंपल पेपर की तरह, और वो प्रश्न अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार है। हु इज द सीईसी ऑफ इंडिया? ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस पे अगर आप जाएंगे डियर कैडेट्स तो आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें देखिएगा सुनील अरोड़ा, ओम प्रकाश रावत, अचल कुमार, ज्योतिर्न नौतीस। तो मैंने क्या किया है, इस प्रश्न को इस प्रकार से डिजाइन किया कि आपको लिटिल बिट कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन हो, उसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ प्रीवियस जो पहले सीईसी थे उनको भी मैंने ऐड ऑन किया है। लेकिन करंट के चीफ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही मेरे प्यारे बच्चों, तो सीईसी की बात करूंगा तो वर्तमान समय में कौन है, सुनील अरोड़ा। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सुनील अरोड़ा जी। क्लियर हो गई बातें। अब अगर नेक्स्ट फर्दर मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊं उससे पहले मैं चारों ऑप्शंस के बारे में आपको थोड़ा सा एक व्यू दे दूं। अब सीसी चीफ इलेक्शन कमीशन की बात चली है प्यारे बच्चों, तो ये जान लीजिए कि इनका एज क्राइटेरिया क्या होता है, 65/6 ईयर। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी हम समझते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति कब तक इस पद को प्राप्त कर सकता है, एट द एज ऑफ 65 ईयर, 65 साल तक। और वो अपने अगर उसने 65 से इस पद को प्राप्त कर लिया, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, 65 एज से उसकी कम है तभी तो उसको सीसी का पोस्ट मिलेगा। लेकिन बन जाने के बाद वो 6 वर्षों तक सीसी के पद पर रहेगा। इट मींस इसका ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष अगर 64 वर्ष की अवस्था में सीसी बनता है तो उसे 6 साल का मौका मिलेगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी, या तो 65 साल या तो 6 वर्ष। यानी कि कोई व्यक्ति विशेष अगर 62 साल की भी उम्र में बनता है तो 6 साल अपना वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर एक बार बन जाता है तो वो 6 साल तक के लिए तभी रहेगा जबकि उसकी जो एज है वो 65 साल से ईयर से ज्यादा ना हो मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गई बातें? ओके, अब बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ इससे प्रश्न और एक रिलेटेड बन सकता है, नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? ईच एंड एवरी ईयर को अगर मैं बात करूं तो 25 ऑफ जैन को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। कब बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 25 ऑफ जैन से, जनवरी से। क्लियर हो गई बात में? दूसरा प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि सीईसी जो है चीफ इलेक्शन कमीशन कौन कौन से चुनाव को कंडक्ट कराता है? प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के अलावा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव करवाता है। क्लियर हो गई बातें? अब एक चीज यहाँ पे माइंड करने की बात है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन कौन से चुनाव करवाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन मेरे प्यारे बच्चों जो चुनाव कराता है, इलेक्शन कराता है, कंडक्ट कराता है, वो ओनली फॉर ग्राम पंचायत, नगर पंचायत एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव कराता है। क्लियर हो गई बातें? तो इसमें डोंट गेट कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं प्यारे बच्चों। अगर अगले प्रश्न की ओर हम मूव करेंगे तो अब आगे की ओर अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, दूसरे प्रश्न की मैं बात करूं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लीगेसी ऑफ मिलिटेंसी इन पंजाब, लॉन्ग रोड टू द नॉर्मलसी। अब देखिए ये एक बुक है और एक बेहतरीन बुक है
कहीं न कहीं पंजाब में आतंकवाद के ऊपर यह बुक लिखी गई है और उसका सफाया करने से संबंधित है। तो इस बुक को किसने लिखा है? दोना सूरी, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, वानी कौशल। इस प्रकार के प्रश्न को मैंने कहा था ना कि प्रश्न के अंतों तक बने रहिएगा, आपको काफी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशंस मिलेगी। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि कहीं ना कहीं जितने भी प्रश्नों को इसमें रखा गया है वो मेमोरी बेस्ड प्रश्न या उस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे कंपाइल्ड किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? होगा दोना सूरी। क्लियर हो गई बातें? एक बुक से क्वेश्चन आता है, नेशनल पार्क से आता है, और कोई अगर विवादित आर्टिकल है उससे आता है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गई बातें? अब मूव करते हैं हम प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक मैंने साइंटिफिक नेम प्यारे बच्चों ऐड ऑन किया है, और कोई भी चीज जब ट्रेंड में रहती है या करंट में रहती है तो उससे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी प्रकार से बन जाता है। क्लियर हो गई बातें? अब ये प्रश्न कह रहा है कि एक स्पीसीज है ओवरऑल एलिफेंट, फिश, फ्रॉग, टॉर्टाइस, और अगर बात करी जाए तो उसके साइंटिफिक नेम की बात कर रहा है। सबको पता होगा राना टिग्रीना किसका है नाम, साइंटिफिक नेम पाओ क्रिस्टेटस, बेसिक सबको पता होगा। शायद ये नाम किसी को नहीं पता होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो नाम है साइंटिफिक नेम है ये फिश का साइंटिफिक नेम। क्लियर हो गई बातें? चल अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें दिया गया है अखिथम अच्युतानंद नंबूथरी हु हैज बीन चूजन फॉर द 55th ज्ञानपीठ अवार्ड इज एसोसिएटेड द विच लैंग्वेज। लैंग्वेज की बात कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हिंदी लैंग्वेज होती या इस प्रकार की कोई लैंग्वेज होती तो हम जरूर फोकस करते, लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेजेस दी गई हैं तो वो दी गई है कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु। तो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों वो होगा सी मलयालम। ठीक है, क्लियर? एक अवार्ड से प्रश्न हो गया, बुक से हो गया, इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज है फिश उससे प्रश्न हो गया। देखिए हर क्राइटेरिया को मैंने यहाँ पे फॉलो किया है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला प्रश्न मैं देखता हूं नेक्स्ट सेगमेंट से, वो प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं तो देखिएगा, The first ever international conference on the landslide risk reduction and the resilience was held in which city? अब ये पहली बार ऐसा हुआ और इसकी मीटिंग हुई तो ऑब्वियस सी बात है आपके मन में आएगा जेनेवा, लंदन, पेरिस, लेकिन न्यू दिल्ली शायद आपके मन में नहीं आएगा। लेकिन राइट ऑप्शन है अंडर द होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। और कहां पे किया गया था? न्यू दिल्ली में किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। तो पांचवें का ऑप्शन का आंसर डी होगा। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। Who has been appointed as the chairman of the microfinance panel of the code for responsible lending CRL? एक प्रश्न क्या हो गया? आपकी इकोनॉमी से हो गया। ठीक है, कोई भी फील्ड मैंने बताया ना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने स्किप नहीं की है। और ओवर द इयर्स अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट इस डिफेंस सेक्टर का 8 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है मेरा पर्सनली, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेनिफैक्टर के रूप में काम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न इजीली अब नहीं आ रहे हैं। ऐसे कोई प्रश्न आ रहे हैं कि जो हर एक फील्ड के अपने आप में टफेस्ट हैं। ठीक है, उसी प्रकार के प्रश्नों को मैंने रखा। Who has been appointed as chairman of a microfinance panel of the code for responsible lending CRL? HR खान, आर गांधी, महेश कुमार जैन, आनंद सिन्हा। तो आप सबको पता होगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा HR खान, राशिद खान। क्लियर हो गई बातें? तो यानी कि HR खान, और ये भूतपूर्व जो थे डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं किसके भैया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। क्लियर हो गई बातें? तो इसके बाद इन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई और माइक्रो फाइनेंस पैनल का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी गई। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों। 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली कंक्लूडेड इन विच सिटी? मुंबई, गोवा, न्यू दिल्ली, चेन्नई। तो आप सबको पता है कि एक कहीं न कहीं अवार्ड से आता है या किसी न किसी कान फिल्म फेस्टिवल, ऑस्कर विनिंग अवार्ड से। तो मैंने क्या किया, इंडियन फिल्म से इसको क्वेश्चंस को लिया है वहां से। और 5th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली कंक्लूडेड इन विच सिटी? गोवा मेरे प्यारे बच्चों। कहां से? गोवा से। हाँ, एक चीज और आपको बता दूं, मैंने टफेस्ट क्वेश्चंस लिए हैं। हमेशा जब भी प्रैक्टिस करिए मेरे प्यारे बच्चों, टफेस्ट क्वेश्चन की करिए, आसान प्रश्न ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे।
अगर आप टफेस्ट जॉब कर लेते हैं लाइफ में, शायद आसान काम बड़ी आसानी से मेरे प्यारे बच्चों आप कर लें। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये काफी अच्छा प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर मैं बात करूं तो इसका आयोजन कहां हुआ है? सिटी ऑर्गेनाइज 47th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस एट द प्लेस ऑफ लखनऊ। वेयर? एट द प्लेस ऑफ मेरे प्यारे बच्चों लखनऊ। अब अगले प्रश्न की ओर अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करूं मैं, तो 9वें प्रश्न की बात करता हूं। रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ मैसिव ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी। जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो जानते हैं सबसे पहले उसको किसने देखा था? गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप से देखा था। क्लियर हो गई बातें? तो उन्होंने ही सबसे पहले ये नोटिस किया था। कौन सी गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी, और उसी की बात की जा रही। तो किस देश को ये उपलब्धि, महान उपलब्धि प्राप्त हुई है? चाइना को मेरे प्यारे बच्चों। किसको? चाइना को। तो यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी का भी एक प्रश्न मैंने ऐड ऑन किया है। आप देखें प्रश्न का कंपाइलेशन देखिए जबरदस्त किया गया है। और मैं अपने ओपिनियन में आपको बता दूं, इसी प्रकार के प्रश्नों को आप जरूर करें। और आपको बता दूं, रिसेंटली 6 to 1 ईयर करंट अफेयर तैयार करके आप जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि अभी रिसेंट का ही मिलेगा। करंट अफेयर अप टू किसी भी एग्जाम में अगर मैं बात करूं डिफेंस के, तो अप टू तो 1 ईयर तक का आ रहा है, तो इसलिए मैंने भी 1 ईयर तक को टच किया है। ठीक, अब 10th क्वेश्चन की मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। Who was awarded 2020 करमवीर चक्र by ICON, GO and United Nations। इन दोनों इंटरनेशनल संस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो मिलकर के जॉइंट वेंचर के थ्रू दिया है। राहुल अधिकारी हैं और IITian है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनको दिया गया है। और दिया गया है कौन सा अवार्ड? करमवीर चक्र। क्लियर हो गई बात? राहुल अधिकारी जी को दिया गया है। और ये रिनोड, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो रिनोड IITians गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट, यानी कि कहीं ना कहीं अवार्ड से 2 प्रश्न हमने ले लिए, क्योंकि विगत वर्षों में अवार्ड्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। दूसरी चीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी ये प्रश्न मैच करता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। बाला सिंह, who recently passed away, was a famous personality of which profession? बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। इस प्रकार के एक फेमस पर्सन, फेमस बुक, फेमस आर्टिशियंस, इनसे एक प्रश्न आता है, तो मैंने उसी कैटेगरी में इस प्रश्न को रखा है। और ये क्या थे? बाला सिंह जी एक्टर थे। तो अगर हम बात करें तो टोटल 11 क्वेश्चंस को मैंने ऐड ऑन किया है इसमें प्यारे बच्चों। इस प्रकार की आप और सीरीज चाहते हैं और आपको सीरीज ये कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, प्रश्नों का लेवल अच्छा था, उच्च कोटि का था, इस बात को आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। और इसी प्रकार की सीरीज अगर आपको चाहिए तो आप अभिषेक सर के साथ जीएस में जुड़े रहिए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और कीप इन टच विद द मेजर कलसी परिवार। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ Jay. Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।